आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एक मधुबन की ड्रिल से शुरू करेंगे।
ना अच्छा मौका है कि हम सब साथ हैं और मन की शक्ति देखी हमने। एकाग्रता इसका एक पहलू है। कल की रिट्रीट में हमने देखा कि जो मस्तिष्क है ये एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है जिसमें सारे अनुभव के कार्य होते हैं, पर हम सब कुछ स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। कई वैज्ञानिक कहते हैं ऑपरेटर लिटिल मैन, पर बताने के लिए कि हम मन अधीन नहीं है प्रकृति का, तो कहते हैं कि मन मालिक है प्रकृति का। तो हमने एक उदाहरण लिया, जो एक आत्मा ने दूसरी शरीर के ऊपर कब्जा किया और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रशांत भाई ने कहा कि जब आत्मा होश में नहीं होती है तब ईगो उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो जो हमारा जो विधि है जीत पाने की, वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। हमें एकदम क्लीन, हम जो है वहां से शुरू करना है और वो आत्मा को शक्ति देगा और फिर उस शक्ति से आत्मा अपनी हाईएस्ट लेवल का कार्य कर सकती है। हम प्रशांत भाई को वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि हमने बाबा के मैसेज से शुरुआत की, बाबा के प्रेजेंस से शुरुआत की। तो और थोड़े मिनट्स हम उस ड्रिल को कंटिन्यू करेंगे। सार जो है इस अभ्यास के लिए जो हम टाइम समय निकालते हैं, वो है कि हम बंधनों से मुक्त हो। साधारणता से हम इतने बंधे हुए होते हैं इस कहानी की अस्थाई अल्पकालीन दुनिया में। ये अदृश्य साक्षी इसमें बंधा हुआ है। इन बंधनों से मुक्त होना ये हमारा एक ध्येय है। ये रावण के 10 शिष्य, इनसे हमें मुक्त होना है। ये होश में है तो मन के ऊपर और हमारे जीवन के ऊपर अधिकार करते हैं, और जो सच्चा खिलाड़ी है वो तो होश में ही नहीं है। तो ऐसे रावण को हराना एक बहुत बड़ी प्राप्ति है, और विकर्मों से मुक्त होना, ये दूसरे शब्द बाबा यूज करते हैं। हमें हमारे पुराने जो खाते हैं उसे चुकता करना है। बाबा अलग अलग विधि देता है अभ्यास करने के लिए, परंतु बाबा कहता है कि ये 1 सेकंड की बात है। आज बाबा ने शब्द यूज किया कि बस एक स्विच ऑन करना है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। तो हमारा पुरुषार्थ है 1 सेकंड का। 1 सेकंड में हम समझ जाते हैं कि ये खेल है, हम अदृश्य साक्षी है, वही अदृश्य आत्मा भी है और वो होश में है। जैसे ही वो होश में आ जाता है, वो इस भौतिक दुनिया को वो जो है उस नजर से देखता है। वो देखता है कहानी, जैसे कहानी है, बहुत ही बड़ा गंभीर
प्रॉब्लम उसे लगता है कि कैसे इस अल्पकालीन कहानी में हम बंधन बांध रहे हैं। बच्चे भी कहानी में कोई बंधन नहीं क्रिएट करते हैं। अदृश्य साक्षी इस क्षण समझ रहा है कि ये जो गैदरिंग है ये भी उस स्टोरी कहानी की दुनिया में हो रहा है, और वो होश में है कि वो समझता है कि वो इस कहानी से बिल्कुल स्वतंत्र है, और उसके लिए सिर्फ उसका अस्तित्व ही उसके लिए एक खुशी है, नेचुरल खुशी, क्योंकि उसकी दुनिया हानि से परे है। उसका जीवन रावण के से मुक्त है, इसलिए नैसर्गिक आनंद, नेचुरल आनंद, जॉय, हैप्पीनेस, उसकी जो दुनिया है वहां पे सारे ही प्यारे हैं और सभी प्यारे हैं। उसे पता है कि कौन सच्चे इस कौन है सच्चा। स्टोरी में जो है वो सच्चा नहीं है। जब रावण इंचार्ज होता है तो रावण कहानी को ही देखता है, उसके पास शिकायतें होती हैं, पर अदृश्य आत्मा के लिए कोई शिकायत नहीं है। वो स्वतंत्र है, इस कहानी से इतना सहज है। इस कहानी में कोई भी गलत नहीं है। बहुत सारी कहानियां होती है, तो ये भी एक कहानी है। इस कहानी के परे सभी बच्चे की तरह है और भगवान की तरह है, और इसमें कोई भी एग्जैजरेशन नहीं है, कोई भी बढ़ावा नहीं है जो कह रहे हैं। वो प्रदेश ही दैवी है, अनादि है, अलौकिक है, सब कुछ बेहद है, किसी में भी कोई हद नहीं। ये भगवान की दुनिया है, परमात्मा की के संग की दुनिया है, और ये सारा एक सेकंड की बात है। जैसे कि स्विच ऑन किया, अदृश्य साक्षी होश में है, और इससे इस कारण वो आत्मिक पुरुषार्थ होता है। हमने देखा कि हमें मैं ये प्रयोग करना में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं अदृश्य साक्षी है, अदृश्य मेहमान है, अदृश्य राजकुमार है, और वो राजा के राजाओं के राजा को का है। वो परमात्मा का है, और परमात्मा का बहुत प्यारा है, जो रावण से मुक्त है, इच्छाओं से मुक्त है, दुखों से मुक्त है, और सभी आत्माएं इसी तरह है जब वो होश में होते हैं। और जैसे ही वो अपने आप को इस कहानी से स्वतंत्र महसूस करते हैं, वो नेचुरली निर्विकारी होते हैं और वो लायक बन जाते हैं। यह हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। भगवान सभी को प्यार करता है, भगवान सभी को जानता है, पर अगर हम उसके लायक अपने आप को नहीं समझते हैं तो फिर वो विघ्न हो जाता है। अगर ये फर्स्ट कदम लिया नहीं, अगर अदृश्य साक्षी अगर होश में नहीं है, तो फिर वो ईगो हो जाता है, क्योंकि दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। जो शुरुआत में जो कहा गया कि अगर आत्मा ही होश में नहीं है तो तो भूत
हमारे ऊपर आ जाते हैं, वो हमारे ऊपर अधिकार करते हैं, हमें रूल करते हैं। और हमारे इसमें ये 10 रावण के शीश है। और उनके 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 उन्हें कोई आध्यात्मिक पुरुषार्थ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये, परंतु ये मिक्स होगा, ईगो छोड़ेगा नहीं। तो ये एक जैसे साइक्लिक, यानी गोल गोल घूमने वाला पुरुषार्थ हो जाते हैं। और फिर जो सच्चा अनुभव है वो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए हमें शुरुआत ही आकाश से करनी है, और 1 सेकंड में उसकी शुरुआत हम करें। हमने मैं शब्द यूज नहीं किया, पर एक बहुत ही सॉफ्ट पहचान, कि हम समझने लगते हैं कि यस, ये जो इनविजिबल यानी अदृश्य साक्षी है वो मैं हूँ। अगर हम मैं बहुत जल्दी यूज करते हैं तो हम ईगो को बुलावा देते हैं। और जब ईगो आ जाता है तो ईगो सोचता है कि हैरी और सिंड्रेला ये सब मिक्स्ड है। तो जब मैं कहती हूँ तो फिर उसमें सिंड्रेला भी आ जाती है। फिर आध्यात्मिक गहरे अनुभव नहीं हो सकते। आज हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से शुरुआत करेंगे, और हम देखेंगे मस्तिष्क को। तो मस्तिष्क के 2 भाग हैं, उन्हें देखेंगे और वो हमें क्या बताते हैं, और वो कैसे हमारे साथ उसका संबंध है उस मैसेज का। ये इस हमारे आध्यात्मिक यात्रा में, सार में, ये 2 भाग जो है मस्तिष्क के, ये बहुत अलग कार्य करते हैं और विरोध है जो करते हैं। और हम कहते हैं कि हम ऐसे बने हैं। तो हम थोड़े स्लाइड से शुरू करेंगे। आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप टाइप कर सकते हैं। जब हमने फर्स्ट टाइम ये किया था ये प्रेजेंटेशन, तो इसका विषय हमने मीनिंग ऑफ लाइफ यानी जीवन का मतलब ऐसा किया था। तो हम वही रखेंगे। तो यहाँ पे थोड़े ब्रिटिश जोक्स है। ईयर्स अगो, ने बहुत सालों पहले मैंने जीवन की अर्थ को समझा, पर मैं लिखना भूल गया। और दूसरा है कि जब भी मैं जीवन का अर्थ समझता हूँ तो वो बदल जाता है। और हम साइंस से हम इस विषय को समझना की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम मस्तिष्क को समझेंगे। पिछले 100 साल पर, उससे भी 30 साल से बहुत बहुत ज्यादा अधिक रिसर्च मस्तिष्क पे किया गया है। एमआरआई और दूसरे मैग्नेटिक जो अभ्यास जो हुए हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस के। तो हम अलग अलग चित्र देख सकते हैं, कैसे मस्तिष्क के अलग अलग सेल्स काम करते हैं, कब कौन कैसे, ये सारा
देख सकते हैं, बहुत सारा रिसर्च उसमें हो रहा है, हमें अब उसकी डिटेल समझ में आ गई है। परंतु न्यूरोफिजियोलॉजी में अभी भी हम ये शब्द सुनते हैं कि फिर भी ये मिस्ट्री है, समझ नहीं पाए हैं। और इसमें वो समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं जो आत्मा का कार्य है, वो समझते हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे मस्तिष्क करता है। तो जैसे कि जो हमने कल देखा कि हम कहते हैं कि रेडियो ही म्यूजिक दे रहा है, रेडियो ही बोल रहा है, परंतु रेडियो के पीछे एक एक आदमी है, व्यक्ति है, पर हम ढूंढ रहे हैं उसे रेडियो में। ये बिल्कुल वैसी ही है। हम एक बहुत आसान चित्र देखते हैं, ये दो भाग है मस्तिष्क के, और दोनों के अलग अलग कार्य है, बहुत अलग है एक दूसरे से। जो राइट साइड का जो मस्तिष्क है, और जो लेफ्ट साइड का हमारा मस्तिष्क है, वो विश्लेषणात्मक संकल्प, तर्क, भाषा, विज्ञान, गणित और कारण समझना, इस तरह के करता है कार्य। और जो राइट में है वो जैसे संपूर्ण रूप से दृष्टि से देख सकता है, अंतर्ज्ञान है उसमें, और रचनात्मक है, कला और संगीत, विश्लेषण, संकलन, चेहरे समझना, नमूने समझना, पहचान। तो हम बहुत ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ये फंक्शंस है, ये कार्य करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हो जाता है तो लेफ्ट साइड का मस्तिष्क अगर अफेक्ट हुआ तो वो भाषा की स्किल जा जा सकता है, उसकी खो सकता है। पर अगर राइट साइड में अगर स्ट्रोक हुआ तो उसकी भाषा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु राइट साइड वाला ब्रेन का अगर इफेक्ट हुआ तो दूसरे कोई जो कार्य है वो मस्तिष्क नहीं कर सकेगा। परंतु वो एक दूसरे के ओवरलैप भी होते हैं, पर हम उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पर देखेंगे कि ये कल्पना देता है कि, और ये हम आत्मा से कनेक्ट करेंगे। अगर मैं पूछता हूँ कि क्या कॉमन है जो लेफ्ट साइड का मस्तिष्क है वो क्या करता है, और राइट साइड का जो ब्रेन है वो क्या करता है। तो एक उदाहरण के लिए, जब हम किसी आदमी से मिलते हैं तो हम उसके चेहरे को समझ जाते हैं, भले हम उसे 10-20 साल बाद मिलते हैं। कई बार हम किसी का फोटो देखते हैं 30 साल बाद भी, बहुत सारी चीजें चेंज होती है, फिर भी हम समझ जाते हैं कि ये कौन है। ये राइट साइड का ब्रेन फंक्शन है, ये समझ, पहचान, ये राइट, आर्ट, म्यूजिक, ये राइट साइड से होती है। तो प्रश्न है कि क्या कॉमन है लेफ्ट साइड के फंक्शन में, जो अलग अलग फंक्शंस बताए हैं, तो इसमें क्या क्या कॉमन है, और राइट साइड के ब्रेन में क्या क्या सिमिलैरिटी है। तो लाइक लेफ्ट में है भाषा और राइट में है इंट्यूशन। ये कोई रैंडम है या इसमें कोई कोई तर्क है कि यहाँ राइट साइड में ये ऐसे
कार्य करता है और लेफ्ट साइड में के कार्य इस तरह से है। अगर आप टाइप करेंगे तो इजी होगा। सभी सोच रहे हैं। तर्क सहित सोच है लेफ्ट साइड में, और राइट है ज्यादा स्पिरिचुअल। पैसे कमाना ज्यादा, ये लेफ्ट का है। बड़ा पिक्चर देखना, सोचना, आध्यात्मिकता, ये राइट की है। कंप्यूटर्स की भाषा में हम कहेंगे कि लेफ्ट साइड का जो कर्तव्य है, फंक्शन है, उसे हम कहेंगे क्रमिक प्रक्रिया, और राइट हैंड साइड की है उसे हम कहेंगे पैरेलल, यानी समानांतर प्रक्रिया। तो कैसे भाषा में एक के बाद एक हम वाक्य कहते हैं, उसके बाद दूसरा वाक्य आता है। गणित में भी एक स्टेप के बाद उसकी अगली स्टेप आती है, परंतु राइट साइड में जो होता है वो एक साथ हम प्रोसेस कर लेते हैं। जब हम किसी को पहचानते हैं तो सब बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती है। तो ये सारा इंस्टेंट हो जाता है, इमीडिएटली। तो किसी ने पूछा कि आइंस्टाइन, तो क्या वो उसका लेफ्ट ब्रेन नहीं यूज करता था? उसकी जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, जब हम इतिहास में देखते हैं तो देखेंगे कि उसको रिलेटिविटी की आइडिया रिसर्च लेबोरेटरी में नहीं मिली थी। वो सो रहा था, आकाश को देख रहा था, ग्रास पे सो रहा था, और आकाश में देखते हुए उसे ये रियलाइजेशन हुआ कि वो कि रिलेटिविटी क्या है, लॉ। फिर वो उसको उसने गणित के रूप में प्रस्तुत किया, परंतु जो नई आइडिया थी वो एक सेकंड में होती है। दूसरा एक तरीका है लेफ्ट साइड का के कार्य देखने का, कि वो विस्तार में जाता है, और जो राइट साइड का ब्रेन है वो सार में देखता है। तो विज्ञान ये जैसे डिटेल्स में जाता है तो वो लेफ्ट साइड ब्रेन करता है, पर जो राइट साइड है वो वो सार को पकड़ता है, डिटेल्स में नहीं जाएगा। तो एक उदाहरण के लिए कि अगर आपके बगीचे में अगर ऊंट आ गया और आपको किसी ने कहा कि आपके बगीचे में ऊंट है, हाथी है, घोड़ा है, लायन है, तो हम कहेंगे कि हाँ, कोई कह रहा है कि हमारे बगीचे में जानवर आ गए हैं, तो हम उसे सार में रखेंगे। तो यहाँ पर भी हम सार को देखना चाहते हैं, जो कुछ भी बोला गया 5 मिनट पहले से, तो हम उस सार में पकड़ते हैं और डिटेल्स विस्तार भी जानना चाहते हैं। तो इस तरह से हम कार्य करते हैं। जो लेफ्ट साइड में हम डिटेल्स में जाते हैं, कोई कहता है कि जानवर आया, तो हमें पता हो, हम समझना चाहते हैं कौन सा एनिमल है, कौन सा जानवर है। और राइट साइड में हम ये भी समझ रखते हैं कि हाँ, जानवर आया है। तो जैसे ये दो दो भाग है मस्तिष्क के। तो जो पंछी होता है तो उसे दो पंख होते हैं। अगर उसे सिर्फ एक ही पंख हो तो वो आगे नहीं जा सकता है, वो आकाश में नहीं उड़ सकता है।
दोनों ही उसके पंख बहुत शक्तिशाली चाहिए, उसे अगर ऊंचा जाना है तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसे हमें पूछना पड़ेगा कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कि क्या संतुलित तरह से हम उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं, क्या जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं उन्हें बेस्ट जो बेस्ट है वो प्राप्ति के लिए कराते हैं। तो साधारणतः का नो है, क्योंकि बहुत बड़ा एम्फोसिस लेफ्ट साइड के फंक्शंस को दिया है। साइंस, विज्ञान, गणित, भाषा, अगर कोई उसमें अगर बहुत स्ट्रांग है तो उसे स्कॉलरशिप मिलती है। बट अगर जिसमें अगर राइट साइड का ब्रेन उसका ज्यादा स्ट्रांग है तो उसे शायद कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिले। तो इस तरह तो एजुकेशन, संगीत में एजुकेशन, या ये सरप्राइज नहीं होगा कि इस तरह का जो एजुकेशन सिस्टम है ये पूरे ही वर्ल्ड में है। जो जो हमारा लेफ्ट साइड जो अभी डोमिनेंट है, यानी जो ज्यादा शक्तिशाली है, और समझते हैं कि जो राइट साइड का की जो फंक्शंस है मस्तिष्क के, अगर वो ना भी हो तो भी चल सकता है। बहुत ज्यादा जोर हम लेफ्ट साइड के फंक्शंस को देते हैं। इतिहास में हम देखेंगे कि कोई इससे पहचान सकता है जिसका पिक्चर हम देख रहे हैं, आप गैस कर सकते हैं। न्यूटन। आइजैक न्यूटन है ये। और दूसरा जो हम दिखाना चाहते हैं, आप इन्हें जानते हैं, आइंस्टाइन। ये विज्ञान के क्षेत्र में जो मॉडर्न विज्ञान है उस जैसे पिता उस समझ सकते हैं इनको, और आइंस्टाइन को और न्यूटन को तो साइंस का ही फाउंडर, विज्ञान का फाउंडर समझते हैं। बहुत बहुत ही अल्पकाल में उसने बहुत सारी आइडियाज निकाली और बहुत ही मूल्यवान इन्वेंशंस उसने किए। पर जब कोई उसके नोट स्टडी करता है, न्यूटन के, वो कैम्ब्रिज में था, इन ट्रिनिटी कॉलेज में, तो उसकी हाथ से लिखे हुए नोट्स ट्रिनिटी लाइब्रेरी में है। और जिन्होंने भी उसकी नोट्स देखी है वो बहुत ही सरप्राइज है कि उसकी नोट्स जो है वो स्पिरिचुअल है, वो आध्यात्मिक है। वो वो साइकिलिक समय चक्र के बारे में भी उसने कहा है। वो बहुत सारा वो बुक्स में नहीं गया है, उसका मैथ और विज्ञान ये ये बुक्स में गया है। न्यूटन ने बहुत ही प्राचीन विजडम, प्राचीन बुद्धिमत्ता के बारे में बताया, और वो उसकी खोज कर रहा था, प्रिस्कास का, पियस का, यानी सीक्रेट नॉलेज, यानी गुप्त ज्ञान। तो उसके उसके पास ये संतुलन था, उसको साइंस का भी ज्ञान था, पर वो राइट साइड की ब्रेन से संतुलित था, तो वो रिलीजियस भी था। और आइंस्टाइन, सभी साइंटिस्ट, सभी वैज्ञानिकों में आइंस्टाइन पिता है विज्ञान का।
जो भगवान के बारे में सभी वैज्ञानिकों से भी अधिक बोला है उसने। और अधिकतर लोग भगवान शब्द कहना नहीं चाहते हैं साइंस की दुनिया में। अभी अगला वाक्य जो हम देख रहे हैं कोट, वो आइंस्टाइन का है कि विज्ञान धर्म के बिना अधूरा है, और धर्म भी विज्ञान के बिना अंधा है। ये बहुत अच्छा है जो हमें बताता है कि साइंस जैसे लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन है और धर्म राइट साइड का फंक्शन है, और वो खुद इसमें बैलेंस था, और तभी उसने इतनी प्रगति की। तो जो एक तरफ को इग्नोर करते हैं उसको, तो वो प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये हम सभी के लिए ये एक मैसेज है। अगर हमें हाईएस्ट प्राप्ति करनी है तो क्यों नहीं हम उसका प्रयास करें। जैसे वो पक्षी एक पंख से सिर्फ कूद सकता है जमीन पर उड़ नहीं सकता है। एक हम प्रश्न देखते हैं कि हमारे जीवन में हम स्वाभाविकता से कब संतुलित होते हैं, एकदम वो बिल्कुल नेचुरली। कोई होते हैं जो इस बैलेंस को या संतुलन बनाने को की मेहनत करते हैं। हाँ, और कोई देश है जिन्होंने अपना प्रशिक्षित का जो प्रोग्राम है वो चेंज किया है, बच्चे क्लासरूम में कैसे बैठे वो चेंज किया है, और नई आइडियाज उन्होंने एजुकेशन में डाली है। पर नेचुरली स्वाभाविकता से हम कब संतुलित होते हैं, ऐसा कोई समय है हमारे जीवन में जब हम बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, तो जब हम कर्म करते हैं पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, जब हम हमारे अंदर आंतरिक स्वरूप से कने जुड़े हुए होते हैं, जब हम एंजॉय कर रहे होते हैं, जब हम खेलते हैं हमारे बचपन में। और एक किसी ने कहा कि जब हम सोते हैं, तो जब हम खेलते हैं, तो ये एक यहाँ पे एक सीक्रेट है कि जब हम खेलते हैं तो तब हमारे अंदर संतुलन होता है। हम खेलने के लिए बने हुए हैं। अगर कोई ये कहता है तो ये गलत नहीं होगा। फिर देखते हैं हम कि जब हम खेलते हैं तो क्या होता है इस मस्तिष्क को, बड़े या छोटे कोई भी, जब हम खेलते हैं तो क्या, तो हमारा ये ब्रेन है ये कैसे काम करता है। अगर कहते हैं कि ये कोई, ये जो चल रहा है रिट्रीट और ये सब, ये नहीं, और हमें खेलने जाना है, तो क्या होगा, अंदर कोई एक अलग तरह की भावनाएं आएंगी, और चलो आधा घंटा अभी हम खेलेंगे, बहुत अच्छा है। तो वहां पे उसका हल्कापन होता है, वो भावनाएं हमारे अंदर आती है कि ये एक खेल है, बस एक खेल है। हम देखेंगे कि कैसी कैसी भावनाएं फीलिंग्स आती हैं हमारे अंदर, जिसके अंदर
हल्कापन आता है, सीरियसनेस यानी ज्यादा गंभीरता नहीं लेते हैं कि ये बस एक खेल है, एक मनोरंजन है। क्योंकि ये बस आधे घंटे का है। ये मेरी जीवन को कोई इफेक्ट नहीं कर पाता है, करेगा। हमारी हमारा जीवन तो इससे बहुत परे है। हम हम खेल में खो नहीं चाहते हैं। हमें पता है कि इसके इसके परे हमारा जीवन है। हमारी जो जीवन है इस खेल से भी बड़ा है। अगर हम हारते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीतते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम स्वीकार कर लेते हैं। हम जैसे ही आधे हम हमें ये पता चलता है कि अगले आधे घंटे हम खेलने वाले हैं, तो ये सारी फीलिंग्स आते हैं। पर अब लेफ्ट साइड में क्या होता है? तो लेफ्ट साइड वाला ब्रेन कहता है कि उसे जीतने की चाह होती है, जीतना है, और उस ऊंचे ऊंचे लक्ष्य का वो ध्येय रखता है, और पिछले अनुभव जो होगा उसका वो उपयोग करने का करेगा। वो प्रतियोगी वृत्ति होगी उसकी। तो राइट साइड में हम सार में आते हैं, पर लेफ्ट साइड में हम विस्तार में जाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। राइट साइड कहता है कि ये कोई सीरियस बात नहीं है, जस्ट सिर्फ खेल है। पर लेफ्ट साइड कहता है कि जीतना है। तो राइट साइड की वजह से हम एकदम लाइट रह सकते हैं, हल्का रह सकते हैं। परंतु उसी समय जो लेफ्ट साइड है वो कहता है कि ये सीरियस है, मुझे इस जीतना है। तो वो अपनी का जो भी स्किल्स है वो यूज करेगा, वो भागेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, क्योंकि वो सीरियस है। पर उसी समय राइट साइड ब्रेन कहेगा कि कोई सीरियस बात नहीं है। तो न्यूरोलॉजिस्ट कई बार कहते हैं कि जैसे कि दो लोग एक में हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, जैसे हम ये जब से वो फंक्शन दिखाई देते हैं, तो जैसे कि दो दो व्यक्ति एक में हैं, तो हम जैसे दो दो मस्तिष्क के व्यक्ति हैं, जहाँ पे लेफ्ट साइड एक डायरेक्शन में काम करता है और राइट साइड एक डायरेक्शन में काम करता है। तो जिस तरह से हम इस उदाहरण में देख रहे हैं, हर एक के अंदर ये होता है जब हम खेलते हैं। और जब यहाँ पे संतुलन होता है, तब हम इस खेल को मजा लेते हैं, क्योंकि इसमें संतुलन है। खेल ही एक टाइम है जब हम बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। हम हार्ड वर्क भी करते हैं, कोई हमें पुश करता है, कोई कुछ कहता है, पर हम उस सेकंड में हम उसको समझ लेते हैं, अभी आगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जीतना है। हम सभी शक्तियाँ बहुत अच्छी तरह से कार्य में लगाते हैं जब हम खेलते हैं। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि खेल और जब काम करते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस है। जब हम खेलते हैं तो राइट साइड का ब्रेन भी काम करता है, तो हम समझते हैं कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ खेल है, और हम बड़ा जो पिक्चर है वो देख सकते हैं। हम इस खेल में एकदम लूज नहीं हो जाते, खो नहीं देते अपने आप को, और वो करते हुए हम विस्तार में जाते हैं और जो कुछ करना है वो करते हैं।
जब हम खेलते हैं तो हम जीतने के लिए खेलते हैं, पर हम हमें पता है कि कैसे जीतना है, कैसे हारना है और वापस खेल को कैसे शुरू करना है। तो इसमें हम मजा लेते हैं। अब हम अगली स्लाइड देखते हैं। अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप क्या बता सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सेंटेंस स्टेटमेंट है कि हम खेलने के लिए बनाए गए हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि ये जो हमारा भौतिक अस्तित्व है वो एक खेल है। ये कोई सिर्फ 1 घंटे का, आधे घंटे का खेल नहीं है। ये पूरी जिंदगी खेलने के लिए है। पूरे विश्व में बहुत सारी कंपनीज है जो अपने कैंपस में खेल स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। जैक वेल्च जो बड़ा मैनेजमेंट का जीई जनरल इलेक्ट्रिक जिसका फाउंडर रहा वो, तो उसने इसे समझा कि कैसे स्टाफ में बेस्ट बाहर लाया जाए। तो उसने देखा कि जब स्टाफ खेलता है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो जब हम खेल डालते हैं काम के बीच में तो भी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ कृत्रिम रूप से नहीं कर रहे हैं। हम आध्यात्मिक मार्ग है, आध्यात्मिक तरीका है कि ये जो हमारा भौतिक अस्तित्व है वो वो खेल है और हम इस फिजिकल या भौतिक दुनिया के परे की दुनिया जानते हैं, जानने का कोशिश कर रहे हैं। कोई प्रश्न है तो हम पूछेंगे ना। क्या हम कह सकते हैं कि हम राइट ब्रेन के लिए जन्मे हैं और फिर हम लेफ्ट ब्रेन का यूज करने लगते हैं? तो उत्तर है कि हम जन्मते हैं दोनों ब्रेन का बैलेंस संतुलित करने के लिए। पर हम जहाँ भी जन्म लेते हैं हमारे आसपास जो होते हैं सीनियर अडल्ट, तो उनका हमारे ऊपर असर पड़ता है। तो उस अनुसार उस ब्रेन का ग्रो होता है। तो कह सकते हैं कि जो जो विमेन होती है वो जीवन में भी वो ज्यादा राइट ब्रेन के होते हैं। लेफ्ट ब्रेन जो आदमी जो मेल है उसमें ज्यादा होता है। और कई जगह यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थर्न यूरोप वो ज्यादा लेफ्ट ब्रेन यूज करते हैं। ये जनरल कमेंट है, परंतु ये इंडिविजुअल के ऊपर है। इस प्रश्न है कि जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो क्या हम बैलेंस्ड होते हैं? उत्तर है कि यस, जब हम एक्यूरेट सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं तब हम बैलेंस्ड होते हैं और सतयुग में हम बैलेंस्ड होंगे। ये जोक भी हो सकता है। क्या हमारा नेचर माया के साथ भी खेलने का है? तो प्रशांत भाई कह रहे हैं कि यस, हमारी वृत्ति यह हो कि अगर कोई बैलेंस्ड होगा, संतुलित होगा, तो वो डरेगा नहीं माया से और वो जीतने के लिए खेल रहा है। बाबा भी ये भाषा यू यूज करता है। बाबा कहता है खेलो, पर आप खेल जीतो, जीतने के लिए खेलो, उसके अंदर लॉस नहीं हो जाओ। अभी हम अगली स्लाइड देखेंगे।
यहाँ पे एक घटना बता रहे हैं। ये 1991 की बात है कि ये विंबलडन का मैच चल रहा है सेंट्रल कोर्ट में, और ये जो खिलाड़ी है ये फाइनल्स में पहुंच गया, और पर वो सर्व नहीं कर पा रहा है। वो हर सर्व उसकी नेट से अटक रही है, तो सामने वाले के पास तो बॉल गया ही नहीं, और वो गेम लूज हो रहा कर रहा था अपने खुद के गलती की वजह से। तो उसने कहा कि वो इतना नर्वस हो गया कि वो हाथ ही नहीं उठा पाया। उसने खुद ये कहा। तो कैसे जो विंबलडन फाइनल्स पहुंच जाता है वो सर्व नहीं कर पाता है, बॉल ही नहीं फेंक पाता है, और कंटिन्यूअसली पॉइंट्स उसके गुम हो रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? जो फाइनल्स में चाहता है उसके साथ ऐसे कैसे हुआ? तो क्या हुआ, पूरी तरह से तब तक उसने एंजॉय किया गेम को, परंतु जब वो फाइनल्स में आया, क्योंकि जब वो खेल समझता है तो राइट, जब हम राइट साइड का ब्रेन यूज करते हैं तो हम लेफ्ट साइड का ब्रेन यूज कर सकते हैं। पर जब वो फाइनल्स में पहुंच गया तो उसने सोचा कि ये तो सीरियस बात है, ये कोई मजा नहीं है। तो जब तक उसने सोचा कि कोई बड़ी बात नहीं है, तो राइट राइट साइड का ब्रेन कार्य कर रहा था। पर जैसे ही उसने सोचा कि ये बहुत सीरियस बात है, और उसने राइट साइड का ब्रेन यूज नहीं किया, तो उसके उससे क्या हुआ कि वो लेफ्ट साइड का ब्रेन यूज नहीं कर पाया। ये दूसरा उदाहरण है कि यहाँ एक रास्ता है कि समझो कि ये 100 मीटर 100 मीटर दूरी का है। तो आप जब कैम्ब्रिज में आएंगे तो ऐसे ऐसे रास्ते हैं, और हम वॉक पे जाएंगे। आप जब यहाँ आएंगे तो आप कल्पना करें कि 100 मीटर्स लॉन्ग, 100 मीटर लंबा और 2 मीटर लंबा ये रास्ता है, और आपको इस पे चलना है। पर स्ट्रिक्ट बात यह है कि आपको ग्रास में नहीं जाना है, आपको रास्ते पे ही रहना है। 100 मीटर का, तो क्या आप कर पाएंगे ये क्वेश्चन है। आप कर सकेंगे 100 मीटर लंबे रास्ते पर, जो 2 मीटर उसकी चौड़ाई है, ग्रास पे जाए बिना आपको इसके ऊपर चलना है। तो आप इसको इसके ऊपर भाग सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं। ये तो उत्तर आया कि हाँ कर सकते हैं। अब दूसरी स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि बिल्कुल उसी साइज का रास्ता जो 500 मीटर ऊंचाई पर है, खाई खाई से। ये शायद बॉस्निया एरिया का फोटो हो सकता है, क्योंकि वहां पे ऐसे साइट्स है। तो ये दो पहाड़ जोड़ रहा है, और यहाँ पे साइड रेलिंग्स नहीं है, और साइड रेलिंग्स तो जो हमने पहला रास्ता दिखाया उसमें भी नहीं था, पर 2 मीटर की दूरी का चौड़ाई थी। और इसमें भी वही है, बट यहाँ पे नीचे अंदर मगरमच्छ है, वो पानी के अंदर। तो क्या आप इस पे चल पाएंगे? हाँ, वो दूसरे रास्ते पर तो आप भाग भी पाए, साइकिल भी चला पाए, तो क्या आप इस पे करेंगे, कर सकते हैं? तो उत्तर आया है कि नहीं कर सकते हैं। भले वो 500 मीटर के ऊंचाई पर हो, पर अगर वो 1 मीटर की ऊंचाई पर भी है, पर अगर आप कहते हैं इसको कि ये सीरियस है, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो जैसे
राइट ब्रेन जैसे पैरालाइज्ड हो सकता है, हो गया, वो कार्य नहीं कर पाता है। तो जब ये होता है, जब राइट ब्रेन हम कार्य में नहीं लगाते हैं, तो लेफ्ट साइड का ब्रेन कार्य नहीं करता है। तो ये जैसे कि एक नियम है। बहुत प्रोफेशनल जो सिंगर्स हैं, वो कहते हैं कि हम अपने आप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पर जब बड़ा गैदरिंग होता है तो हम नहीं कर सकते हैं। तो उससे वैसा जैसे वो घर पे कर सकते हैं, उस तरह से वो वहां पे गा नहीं सकते हैं। तो अगर आप राइट साइड में स्ट्रांग है, तो आप लेफ्ट साइड यूज कर सकते हैं। बट अगर आप राइट साइड यूज में स्ट्रांग नहीं है, तो लेफ्ट साइड भी आप होते हुए भी आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने उदाहरण दिया कि अ, आपको वो रास्ता पार करना है, और अगर आप संतुलित नहीं है, तो आप कहेंगे कि तो मैं तो क्रॉस नहीं करूंगी, इससे तो अच्छा यही है। हम क्रॉस करेंगे, बट मे बी हम क्रॉल करेंगे, यानी चार पांव पर चलेंगे। तो हमारे जीवन में भी यही है, क्योंकि हम राइट साइड में जब स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो हम जैसे अपाहिज की जीवन जी रहे हैं। हम इस जीवन से अपाहिज की तरह जा रहे हैं। किस तरह से? हम भावनात्मक स्तर पर अपाहिज है, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक स्तर पर, और और हमारे शारीरिक स्तर पर हम अपाहिज है, हैंडीकैप्ड है। जैसे हम इस जीवन में चार पांव पे चल रहे हैं। हमारी जो शुरुआत की जो स्थिति है, इनविजिबल यानी अदृश्य साक्षी, उसे कोई भी कारण नहीं कि वो स्ट्रेस ले। ये कहानी तो सब चल रही है, स्टोरी तो हमें गिफ्ट के रूप से मिली है। ये हमें कुछ डरने के लिए, गुस्सा होने के लिए, ये युद्ध शुरू करने के लिए नहीं है। ये पूरी तरह से पूरी तरह से गिरी हुई भावनात्मक स्टेज है। और बौद्धिक लेवल पे तो हम तो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, और उससे इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ब्लॉक हो जाता है। और हम इस ये सोचने तक हम पहुंच गए हैं कि ये सब नेचुरल है, सभी ऐसा कर रहे हैं। पर हमारे पास विकल्प है कि हम समझे। तो इसीलिए वो स्विच है 1 सेकंड का, कि हम एक एकदम पूरी तरह से नए विचार में आए, नई कल्पना में हम आए। देखते हैं कि जब कोई संतुलित होता है पूरी उसके जीवन में, सिर्फ खेलते हुए ही नहीं, 1 घंटा, पर उसका पूरा जीवन ही संतुलित है, तो वो कैसे हमें दिखाई देगा? तो कैसे विश्व के साथ वो कैसे संबंध में आएगा? तो वो इस जीवन में होगा, सब कुछ करता होगा, परंतु परंतु वो स्वतंत्र होगा, मुक्त होगा। वो हाई ध्येय, ऊंचे लक्ष्य के को सोचने के लिए फ्री होगा, कि कैसे हम हमारा ये पूरा जो हमारा शहर है, ये हम बेस्ट बनाए। तो इस उसे इस तरह के विजन आ सकती है।
और दूसरे होंगे जो आइडियाज लेके आएंगे, रिसोर्सेस लेके आएंगे, टैलेंट्स लेके आएंगे, और आपका जो शहर है वो बेस्ट हो जाएगा। वो एक खेल खेल रहा है, और वो जीतने के लिए खेल रहा है। वो सोचेगा कि क्यों ना एक नया कंपनी शुरू करे। उसको आइडिया आ जाती है, और वो उसे आगे के स्तर पर ले जाने के लिए मुक्त है। पर अगर वो राइट साइड में स्ट्रांग नहीं है, तो वो कहेगा नहीं, ये बेस्ट टाउन इन द वर्ल्ड, ये नहीं हो सकता है, इसमें बहुत सारे रिस्क है, कोई मेरा सहयोग नहीं देगा। तो शुरू करने से पहले ही वो रुक जाएगा। तो कहने के जैसे कि हम आगे बढ़े ही नहीं वो 100 मीटर पे, कि मैं गिर जाऊंगा, या कहना कि मैं ये नहीं करूंगा ना, क्योंकि वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। पर जब हम खेलते हैं, तो वो हम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम हारते हैं। कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, पर हमें इस खेल के बियॉन्ड की, परे की दुनिया पता है। जो बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं राइट साइड में, वो नई नई आइडियाज लेके आते हैं और अगले स्तर पे लेके जाते हैं, और उनकी वो स्किल्स वो यूज कर सकते हैं, और उनका जीवन समृद्ध हो जाता है। और ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें कोई कुछ ट्राई ही नहीं करना है, कि वो उसे डर है कि वो लूज कर देगा। वो वो अपने साथ औरों को भी ऊपर ले जा सकता है। अगर हम कोई कहता है कि चलो हम इस शहर को बेस्ट शहर बना दें, तो हम वो उसके साथ औरों को भी लेके जाता है। वो देखे, दूसरे लोग भी आएंगे देखने के लिए कि कैसे आपने किया, और फिर विश्व में ऐसी सुंदर शहर हो जाएंगे। तो एक उदाहरण दे रहा हूँ कि न्यूयॉर्क में जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, वो मैं बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे लगती है। वो 1930s में बनाई गई। ये जो बिल्डिंग है, उस पे उसकी 100 मंजिल है। तो इवन आज की तारीख में ये बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, और उसे देखने के लिए अभी भी लोग जाते हैं। तो इस तरह का की दृष्टि लेके आना उस समय, वो बहुत ही बैलेंस थे, कि तो सोचना और ये करना। जो राइट साइड में जो शक्तिशाली होते हैं, वो विजन लेके आते हैं, और उनके लिए वो जैसे खेल होता है। उसको कार्य में लगाना है, ये जैसे कि तो भले ही किसी को कोई सहयोग नहीं देगा, किसी के पास कोई स्किल नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो हम कोई अलग दूसरी दूसरे आइडियाज लेके आएगा, तो कहेगा कि कोई बात नहीं, एक में मैं हार गया, तो और दूसरी जगह जाके मैं ये आइडिया को देखता हूँ कि कहीं और ये चल सकती है क्या। यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न है। जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं और बैलेंस्ड होते हैं, तो क्या हम कहेंगे कि मुझे जो
जो मैं करता हूँ वो कर सकता हूँ, मैं करता हूँ और फल की इच्छा नहीं करूँगा। संन्यास धर्म में कर्म संन्यास कहते हैं। दे वो वो कहते हैं कि हम दुनिया में हम शामिल नहीं होंगे, हम ये कर्म नहीं करेंगे। तो ये अलग ट्रेडिशन है और उसका अलग रिजल्ट आ सकता है। पर हमारी जो विधि है वो हम कर्म संन्यास नहीं करते हैं, हम कर्म योगी हैं, हम एक्शन में हैं। परंतु परंतु ये समझ कर कि ये एक खेल है, इस खेल से डरना नहीं, परंतु हमें ये जो दुनिया है इसे ही हमें सुंदर बनानी है इस वृत्ति से। और साथ ही ये जो जो बड़ी दृष्टि है, बड़ा मैप है, उसे हम रखते हैं। इसीलिए जब हम मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो एक पैराडॉक्स विरोधाभास है उसमें। एक इसमें बाबा कहेंगे कि ये जो ड्रामा है ये फिक्स्ड है, और एक एक तरफ बाबा कहता है कि आपको वर्ड और बहुत आपको हार्ड वर्क करना है, और उसी समय बाबा कह रहा है कि ये फिक्स्ड है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एक मैसेज है राइट साइड ब्रेन को, जो नरिशमेंट है राइट साइड को, और दूसरा वाला है वो लेफ्ट साइड को है। तो अलग अलग तरह से बाबा कहता है। एक 1972 की मुरली में बाबा ने कहा, जो संपूर्णता की जो जब कहलाई जाएगी कि जब आप एक्सट्रोवर्ट भी है और इंट्रोवर्ट भी है, यानी जब मास्टर भी है, चाहे बालक भी है, मालक भी है, आप लगाव मुक्त भी है और स्नेहपूर्ण भी है। और उसी समय ऐसे नहीं, उसी समय और सब साथ में, एक साथ में आप ये सब कुछ है। जब आपका ये एस्पेक्ट होगा तो वो आपका परफेक्शन है। तो अब आप समझते हैं कि बाबा क्या कहना चाहता है। ये अलग अलग मुरलीज में भी आएगा, पर 1972 की ये मुरली है। हम उसकी डेट, एग्जैक्ट डेट निकालेंगे। तो उसका हेडिंग टाइटल ही था कि संपूर्णता की निशानी। अभी आपसे सुनना चाहेंगे, मैं भी अभी अगला स्लाइड देखते हैं। यह हमारा फेमस चित्र है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा हमारा घर है परम धाम, और परम धाम से आत्मा इस बॉक्स के अंदर ब्लू बॉक्स में आई है, जो उसका खेल मैदान है, खेल का। हम आते हैं इस दुनिया में तो खेलने के लिए। ये सारी जो भौतिक दुनिया है, ये देह के साथ ये हमें खेलने के लिए है। जब हम इसे देखते हैं इस तरह से तो हम स्पष्टता है ये, और हम अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। और ये जो ये ड्रामा है, ये के खेल है, ये जैसे अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है। तो जब हम जानते हैं कि वो एक्स्ट्रा है तो फिर हम लाइट हो जाते हैं। और जब हम देहभान में होते हैं, देह अभिमान में होते हैं तो ये सारा बहुत गंभीर लगने लगता है कि क्या होगा, कैसे आगे चलेगा। और इस पूरी तरह से सब इम्बैलेंस्ड हो जाता है कि हम बॉडी कॉन्शियस हैं।
जब हम सिक्योर होते हैं तो गेम ही अलग होता है। हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो सिक्योरिटी यानी सुरक्षितता के ऊपर बेस्ड होता है। तो शांति है, खुशी है, हल्कापन है, एकाग्रता है, प्यार है, तो कोई भी अशुभ नहीं। इस तरह की पर्सनालिटी बहुत खुश और बहुत हल्का, अंदर से एकदम भरपूर और संतुलित। तो अभी आपसे हम सुनना चाहेंगे और हम फिर ब्रेक भी लेंगे। ये कितना सुंदर सुंदर विधि है जिससे हम ये सारा समझ सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है। ये जो दुनिया है जहाँ पे लेफ्ट ब्रेन का वर्चस्व है, तो हम यहाँ बैलेंस पर्सनालिटी को कैसे हैंडल करें? तो कोई होगा कि जो सीरियस होगा, कोई गुस्से वाला होगा, कोई बोझ वाला होगा। तो उस तरह से वो उनका खेल खेल रहे हैं, पर वो मेरा खेल पे उसका असर नहीं हो सकता है। तो ये ये एक मौज के अंदर मौज है। जब आप इस दृष्टि से जब खेलते हैं तो वहां पे वो एक फन है। पर अगर कोई उसे सीरियसली भी ले रहा है तो वो भी एक जोक है। जोक के अंदर जोक है। अगर आपको किसी को मदद करना चाहते हैं तो आप शांति से आप करते हैं, आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं। पर अगर आप बैलेंस नहीं है तो आप डिस्टर्ब होंगे। अगर आप बैलेंस्ड है तो आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। बहुत ही अच्छी तरह है बताया कि मौज के अंदर मौज। ये लेफ्ट और राइट ब्रेन का कनेक्शन आत्मा के साथ कैसा है? तो हम कह रहे हैं कि जैसे पंछी को दो पंख होते हैं, उन्हें दोनों पंखों से उड़ना पड़ता है। तो इसी तरह हम भी दो दो ब्रेन के बने हुए हैं। तो वो एक विरोधाभास भी है। और वो वो जो मेन जो चीज है वो आत्मा के लेवल पर है, और इसीलिए ब्रेन ऐसा है। तो सार है कि हम खेलने के लिए बने हैं, और इसीलिए हमारा मस्तिष्क है वो भी इसी तरह उसकी रचना है। ये खेल इतना सुंदर है, परंतु हम इसमें फंस गए हैं और भूल गए हैं कि एग्जैक्टली है क्या, यही हम भूल गए हैं। हमें थोड़ा एक कदम पीछे आना पड़ेगा और देखना होगा, समझना होगा कि ये खेल क्या है। वो बहुत ही अच्छा वाक्य है कि हम हमारी सफलता के ही हम विक्टिम्स हैं।
ये जो न्यारा और प्यारा, ये जो पैराडॉक्स या विरोध की चीजें हैं, तो ये भी इससे कनेक्टेड है। ये ऐसे ब्लैक एंड वाइट की तरह नहीं है, पर जरूर इसमें बहुत अलग बातें हैं ना दोनों ब्रेन के अंदर। तो जो राइट ब्रेन जो होता है वो सूक्ष्म चीजें है वो उसे पकड़ सकता है, और जो लेफ्ट साइड है वो विस्तार में जाता है। उसे तो कोई जो एनालिसिस होती है, कल्पनाएं, जो लेफ्ट ब्रेन नहीं समझ पाता है बट राइट ब्रेन समझ सकता है। आइंस्टाइन ने कहा कि राइट ब्रेन और जो इंट्यूशन वो है कि वो एक जैसे तोहफा है, और जो लेफ्ट ब्रेन जो है वो एक फेथफुल नौकर है, और हमने नौकर को याद रखा है और गिफ्ट को भूल गए हैं। रूम डिस्कशन के लिए आप प्रश्न हमें बताएंगे? प्रश्न है कि संतुलन जो हम इस जीवन में हम लगा सके, कर सके, और इस जीवन को हम संतुलित दृष्टि से देख सके, क्या हम सीख सकते हैं इससे? सार में बहुत ज्यादा गंभीर होना, ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए, बट उसी समय जीवन में बहुत ही हल्का रहना, कि आप ये खेल खेल रहे हैं एकदम लाइट है, पर आप खेल रहे हैं इसे जीतने के लिए। ये जो जो हल्कापन है, ये हमें बहुत आगे बढ़ाता है हमें।
जब वो लास्ट स्लाइड आई स्काई की और बॉक्स की, तो बहुत ही मौज का अनुभव हुआ। और अब हम संजय को इनवाइट करेंगे, वेलकम करते हैं। मैं उस पे काम कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि कैसे रिएक्ट करें कि जब हम स्क्रीन पे भी अगर कोई कुछ खराब या कोई अच्छी सीन देखते हैं, तो क्या अगर अच्छा देखते हैं तो हम अच्छा फील करें, या कुछ कुछ खराब देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर तो कैसी, क्या हमें गुस्सा आए, बुरा लगे। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अभी इज़राइल में आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे युद्ध हो रहा है। ये बहुत ही भयानक, आप कोई भी शब्द इसके लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी मिनट मिसाइल आ सकती है, और मैं जहाँ रह रहा हूँ और हमें भागना पड़ता है, शेल्टर में जाना पड़ता है। तो, तो इस ऐसे समय अपने आप को बाबा का ज्ञान प्रयोग कर कर, और आज के सेशन में जो हमने सुना वो बहुत ही सुंदर विधि है ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को हैंडल करना। मैं अपने आप को एक खिलाड़ी मानता हूँ जो खेल रहा है। जो भी कुछ सिचुएशन है, परिस्थिति है उस खेल में, वो मजे के लिए है, मौज है। वो मैं क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम अनादि आत्मा है। तो हाँ, आत्मा को कुछ भी हो नहीं सकता, और, और हम बहुत ही सुरक्षित है जहाँ से हम आए हैं। और ये जो सब कुछ है ये बहुत ही अल्पकालिक है, तो मजे के लिए बनाया है। तो क्यों ना मैं मेरे राइट ब्रेन को यूज करूं, तो जो भी परिस्थिति सामने आए उससे मैं जीत पा सकूं। जब मैं विजयी होता हूँ और उस स्थिति में रहना कि, तो फिर बिल्कुल ही हल्कापन लगता है, मौज लगती है, खुशी लगती है। तो अगले मिनट क्या होगा मुझे पता नहीं है, पर मैं ये जो खुशी की जो भावनाएं है ये इकट्ठा करता हूँ। ये खेल है, और हमें पूरा प्रयत्न करना है, हमें बहुत ही हार्ड वर्क करना है कि हम ये लाइटनेस में रह सके। थैंक यू संजय, आप आपके प्रैक्टिकल जीवन के उदाहरण से आप शेयर कर रहे हैं, तो उससे मैं नहीं बता सकती हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो स्थिति में मैं नहीं हूँ। पर जो आपने कहा कि मैं खिलाड़ी हूँ और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इस जीवन में, और ये जो ड्रामा है ये कोई, इससे कोई भी हानि नहीं है। तो इस तरह का जब हम वातावरण बनाते हैं तो एक बहुत ही अलग तरह की शक्ति आती है। और बहुत मैसेजेस हैं आपको, आपकी शेयरिंग को अप्रिशिएट हो रहे हैं। और कोई प्रश्न या कोई कमेंट्स है तो आप शेयर कर सकते हैं। हम प्रशांत भाई को वेलकम करते हैं। संजय का धन्यवाद।
आपको वहाँ पे काफ़ी लेट है अभी? हमारे पास एक विशाल चौड़ी कल्पना आई है हमें कि ये सिर्फ़ एक मस्तिष्क नहीं पर ये जो ज दुनिया जो हमें दी गई है तो उसको जब हम बड़े पिक्चर में देख सकेंगे तो फिर ये खेल लगेगा और फिर ट्रू संतुलन समझ में आएगा। अगर हम बड़े पिक्चर को देख नहीं सकते हैं, तो हम पहले से ही संतुलित नहीं हैं। हम खेल में हैं, पर हमें पता नहीं है कि ये खेल है, तो फिर सब कुछ ही गलत हो जाता है। और जो कोई रोलर कोस्टर पे है, अगर पता नहीं है कि ये रोलर कोस्टर है, तो वो पूरा समय पैनिक होगा, ना डरता रहेगा। पर जब हम ये बिगर मैप देखते हैं, तो ये पूरी जो ये खेल है, ये विशाल खेल, ये हम एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी वापस हम प्रैक्टिस करते हैं कि ये जो पारस बुद्धि है, इसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जो पत्थर बुद्धि है, ईगो है और अज्ञान का अंधेरा, ये ये तीन जो बातें हैं, ये हमें जो हाँ एक अनादि परिस्तान है, वो उससे हमें रोक रहा है, जो बिल्कुल हमारे सामने है। पर ये पत्थर बुद्धि, ईगो और अज्ञान का अंधेरा, ये हमें उसे देखने नहीं देता है। ये पूरी तरह से हमें नीचे खींच रहा है, अलग, बिल्कुल अलग दुनिया। जब हम इस पे जीत पाते हैं, इन तीन पे, तो हम बाहर निकल जाते हैं। ये अनादि परिस्तान है, इससे बड़ा इनाम कोई हो नहीं सकता। तो चले उस स्विच के पर आ जाते हैं। एक सेकंड का खेल है और हम शक्ति बढ़ाते हैं कि ये ये जो खेल है, हम अलग दृष्टि से देखें। हमारा दृष्टिकोण अलग है, बहुत ही पूरी तरह से अलग है। हमारा हम खुद, मैं कौन, यही यही कल्पना हमारी अलग है। तो ये अदृश्य साक्षी होश में है, यही खेल है। एक होश होश में है, उसे पता है कि इससे वो कैसा स्वतंत्र है। ये जो कहानी है, और ये एक रोलर कोस्टर राइड भी है, बहुत अच्छा खेल है। परंतु ये जो खिलाड़ी है, ये स्वतंत्र है, उसकी अपनी दुनिया है। अदृश्य आत्मा, अदृश्य साक्षी है, अदृश्य खिलाड़ी है। वो होश में है, उसे अपने अविनाशी होने का पता है। उसे पता है कि उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, थोड़ी भी हानि। बहुत सारी चीजें इस खेल में होती है, पर सारे जोक्स है। वहां की कोई भी चीज उन्हें उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। तो ये एक जोक ही है, ये एक अतिरिक्त अनुभव है। अदृश्य खिलाड़ी जानता है उसकी जीवन को, जो भगवान की दुनिया है, भगवान के साथ की दुनिया है। भगवान जो परमात्मा है, वो हमेशा सत्य में होते हैं और इससे अलग, उससे बियॉन्ड होते हैं, इससे बाहर होते हैं, इस कंफ्यूजन, भ्रम और अंधेरे से। हमेशा इस सत्य के लिए जागृत होते हैं, वास्तविकता के लिए संतुलित होता है उनका देखना।
हमें पता है कि सभी भाग्यवान हैं, सभी खिलाड़ी हैं, सभी अविनाशी हैं और सभी श्रेष्ठ हैं। उनका नेचुरल व्यक्तित्व है प्रेम और सुख। जैसे हम हमारी यात्रा को आगे जारी रखेंगे आकाश में और इस धरती पर भी हम होश में रहेंगे। ये अदृश्य खिलाड़ी होश में रहेगा। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा तो बहुत अच्छा है। सारा बहन आप भी शेयर कर सकते हैं। कोई कमेंट्स है, क्वेश्चंस है? देख रही हूँ कि कोई प्रश्न है। ये बहुत अच्छा है खेल की तरह देखना। और खेल में प्राइज भी होते हैं और पेनल्टीज भी होते हैं। कोई भी खेल में प्राइज भी होता है और पेनल्टी भी होती है, पर ये खेल में होता है। परंतु ये जो इनविजिबल अदृश्य खिलाड़ी है, उसका अपना घर है और उस घर को और उस खिलाड़ी को इस खेल से कोई हानि नहीं हो सकती है, भले ही खेल में कुछ भी हो जाए। ये माया और रावण, ये सभी के ऊपर ये लागू होता है। ये वो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु वो सेफ है, अविनाशी है और ये याद रख कर वो खेलने जाता है। कोई भी खेल हो, अगर हमें इनाम मिलता है तो वो पेनल्टी से ज्यादा अच्छा है। हम हमें जो सिखाया गया है कि सिर्फ अ, इनाम को ही देखे और पर हमें देखना है कि हम बेस्ट परफॉर्म करें। हमें जाना है जीतने के लिए, क्योंकि माया भी इसमें अपना पार्ट प्ले कर सकती है और कुछ अलग फैक्टर आ सकते हैं। जब हम योग करते हैं तो वो राइट साइड के ब्रेन से करते हैं। तो उत्तर है कि ये संतुलन है। हमारा जीवन ही बैलेंस है, संतुलन है। कोई प्रैक्टिसेस अभ्यास हो सकते हैं जिसमें राइट साइड ज्यादा काम करेगा, परंतु हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारा जीवन राइट साइड है। नॉलेज को चर्न करना, विचार सागर मंथन करना, उसे समझना, ये लेफ्ट साइड का काम है। ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। सेवा, धारणा, ज्ञान, योग, ये सारा संतुलन है। क्या निशानी है कि हम संतुलित होकर गेम खेल रहे हैं। खुशी, नशा और आंतरिक हल्कापन। खेल यानी ही हल्कापन। जब आप समझ जाते हैं ये खेल है, तो हल्कापन अपने आप आ जाता है। इससे शब्द खेल,
यही हल्कापन लेके आता है। आपने कहा कि कहा कि ये जीवन, ये यहाँ पे कुछ भी अंत नहीं है जीवन का, पर हमें ज्ञान कहता है कि ये ये ड्रामा का अंत भी अंत नहीं है जीवन का। तो ये बहुत ही अलग तरह का ब्रेन इसे डाइजेस्ट कर सकता है, समझ सकता है। बहुत ही हल्कापन और बहुत ही हमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि हम हमारा ज्ञान अभी रिफाइंड हो रहा है, हम अलग तरह से समझ सकते हैं जो, और उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो आ रहा है। कोई कमेंट्स है? और ये प्रश्न है कि कल डिमेंशिया डिजीज के बारे में बताया था, क्या हम उसे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की दृष्टि से समझ सकते हैं क्या? आज का हमारी जो चर्चा है वो है ये समझना कि आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को देखना इस विरोधाभास का है। इसलिए हमने लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को समझा, परंतु डिमेंशिया ये एक स्थिति है, बीमारी है। हमारे शरीर के सारे ही अ, अणु जो है वो डिसइंटीग्रेट यानी मरते हैं, और मस्तिष्क में भी कौन सा भाग अफेक्ट हुआ है, तो वो समझ, तो उससे हम पता चलता है कि किस तरह का क्या इफेक्ट है। आज जो हमने देखा कि ये जो विरोधाभास है, ये हमें हमारे जीवन समृद्ध बनाने के लिए कैसे इसका प्रयोग करना है। अभी हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, एक ड्रिल करेंगे अंत में। बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं पैराडॉक्स, जो हम कहते हैं इन सेकेंड, और उसी समय हम विस्तार में भी जाते हैं। मुझे जोर देना अच्छा लगेगा कि जब हम शुरू करते हैं, अ, ये जो अदृश्य खिलाड़ी है वो ये बंधन में है। ये पूरा खेल जो है ये एक जाल बन गया है, और हम सभी इसमें अटके हैं, और जो वो खिलाड़ी है वो बेहोश है। तो हम रावण ने हमारे ऊपर ऐसा कब्जा कर लिया है कि वो हमारा मन बुद्धि सब कुछ वो प्रयोग में ला रहा है। तो जब रावण अधिकारी हो जाता है तो हम विकर्म करते हैं, और उसका फिर हमें चुकतू करना पड़ता है, दुख।
भोगना पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ हैं। 1 सेकंड की बात है इसमें से बाहर निकलना, और वही है सोल अवेयरनेस, आत्माभिमानी स्थिति। जब आत्मा होश में होती है, तो वो बिल्कुल इसमें से बाहर होती है। तो प्रशांत है, ये कहानी में है, पर कॉन्शियस आत्मा है, वो इस कहानी को देख रही है, क्योंकि इसमें पूरी ही स्वतंत्रता है। तो उसे सब कुछ, ये जो कहानी में हो रहा है, उसे वो स्वीकार कर सकता है, और उसे पता है कि ये हानि के परे है। और हर मिनट आप इस स्वतंत्रता को अनुभव करते हैं, तो आप जीवन मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हर सेकंड आप ये रावण के से मुक्त जीवन अनुभव करते हैं, आप रावण को कमजोर करते हैं। ये बहुत बड़ा विजय है। तो ये हमारा जो साइलेंस है, इसमें हम सेकंड्स, मिनट्स, सोल, आत्मा, आत्माभिमानी होने की स्थिति हम ये जमा करते रहें, तो आप खेल को पूरी तरह एंजॉय करें। और हमें पता है कि विजय तो गारंटीड है, निश्चित है। तो हम धन्यवाद करते हैं प्रशांत भाई का, और अब हम ड्रिल देखेंगे, ड्रिल करेंगे।